मैकेनिकल इंजीनियर है और जब इंजीनियर को देखते हैं तो सोचते हैं कि क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव होगा कोई भी व्यक्ति इंजीनियर है तो। किस तरह की क्रिएटिविटी और इनोवेशन आप प्रशासन में लाना चाहते हैं? सिलचर को हमारे एक प्रधानमंत्री ने शांति का द्वीप कहा था, किन्होंने और क्यों? भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? मैं कमिंग सर। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्कार। थैंक यू सर। रेखा जी, आपने 2020 में ग्रेजुएशन किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यस सर। अब आप साइंस को छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आना चाह रहे हैं, क्या कारण? सर ओरिजिनली मेरा उद्देश्य टेक्निकल फील्ड में जाने का ही था, लेकिन उस दौरान लॉकडाउन के चलते मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो फिर मुझे इधर रुक करना पड़ा, तो आरएस का मैंने डिसाइड किया था। अच्छा, 2020 में आपने एनआईटी सिलचर से किया। Yes, कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी कंपनी आती हैं, आती थी। क्या क्राइटेरिया क्या होता है कैंपस प्लेसमेंट का? सर सबसे पहले तो वो एग्रीगेट सीजीपीए के आधार पे शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद वो ग्रुप डिस्कशन रखते हैं और लास्ट राउंड होता है इंटरव्यू का सर। ये कंपनियां कैंपस में आके ही क्यों बच्चों का प्लेसमेंट करती हैं? क्या फायदे हैं कैंपस में आ जाने से? सर उनके लिए एक किफ़ायती रहती है ये चीज़ कि कैंपस से रिक्रूट करना। अगर वो अलग से रिक्रूटमेंट ड्राइव वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ उनकी लागत ज़्यादा आती है, और कैंपस से उनके पास चॉइसेज होती है कि जिस स्तर का उन्हें टैलेंट चाहिए वो उस अकॉर्डिंग उन कॉलेजेस में वो जा सकती है। अच्छा, तो आपका कैंपस प्लेसमेंट में कोई कंपनी नहीं आई थी आपके? सर सामान्यतः लास्ट सेमेस्टर में आती है, तो उस दौरान हमारी कॉलेज बंद हो गई थी लॉकडाउन के चलते। ओके ओके, चलिए अब तो राजस्थान की बात कर लेते हैं, है ना? यस सर। राजस्थान में इकोनॉमिक विषमताएं बहुत हैं, आर्थिक विषमताएं क्या क्या है? सर सबसे पहले तो आय को लेकर ही है, इनकम अलग अलग लोगों की अलग अलग। उसके अलावा ओवरऑल इनइक्वलिटी में सर, आर्थिक में बात की जाए अगर स्पेसिफिकली, तो सबसे मेन तो सर आय की है, रिसोर्सेज की। फिर लोगों के पास जो लैंड होल्डिंग्स है उनको लेके भी डिफरेंसेज है, और मेनली सर यही है इकोनॉमिकल जो इनइक्वलिटीज है उनमें। अच्छा, अभी आपने आय की बात करी, प्रति व्यक्ति आय अगर अपन माने या नापे, यस। तो पूरे देश के हिसाब से हमारे यहाँ की प्रति व्यक्ति आय कितनी फर्क है? कम है, ज्यादा है? कम है सर। कितनी कम है? सर एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी याद। ओके, आपने अभी राजस्थान बजट पढ़ लिया? हाँ सर। पढ़ लिया ना? तो थोड़ा सा ये बताइए, राजस्थान के बजट में सबसे प्रथम प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई है? सर इस बार का बजट ग्रीन थीम पर बेस्ड था, जिसमें जी का मतलब था सर गति, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब, और आर से रूरल डेवलपमेंट, और एक ई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एनर्जी के लिए, और एन मतलब न्यू डायमेंशंस जो नए फील्ड्स है उनको एक्सप्लोर करने को लेकर ये पूरा बेस्ड था। ठीक है, मेरा मेरा पूछने का मतलब यह है कि कौन से क्षेत्र को प्रथम स्थान पर प्राथमिकता से रखा गया है कि इस क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा बजट होगा? बताइए कौन से क्षेत्र में बजट ज्यादा है? सर मेरे अनुमान से हेल्थ वाला अक्सर ज्यादा रहता है, तो इस बार भी संभव। अच्छा अच्छा, क्यों? राजस्थान में तो कहते हैं हेल्थ अच्छी है, हेल्थ सिस्टम अच्छा है। फिर उसको मेंटेन रखने के लिए तो चाहिए होगा उतना। अच्छा, राजस्थान की जीडीपी की ग्रोथ कितनी आई थी पिछले इकोनॉमिक सर्वे में? सर अराउंड 15%। 15%? करंट प्राइसेज पे सर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, यस। इससे राजस्थान को क्या नुकसान होगा? प्रोबेबल नुकसान, अनुमानित। सर राजस्थान के जो हैंडीक्राफ्ट्स है और जेम्स एंड ज्वेलरी जो इंडस्ट्री है, इसके एक्सपोर्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा सर। और अमेरिका में सबसे ज़्यादा निर्यात इनको हुआ करता था, तो अभी अचानक ट्रंप साहब ने सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल वगैरह पे छूट दी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वह क्यों दी उन्होंने वो छूट? सर ये एकदम टैरिफ लगाने से उनका जो खुद की 90 दिन की उन्होंने छूट दी है ना, इन चीजों पे क्यों दी उन्होंने? सर इसके लिए पहला कारण तो ये होगा कि वो खुद भी इस चीज़ को रिव्यू करेंगे कि उनका जो फैसला था वो ओवरऑल उनके लिए और ग्लोबल लेवल पर क्या इसके प्रभाव रहे। उसके अलावा वहाँ की जो स्थानीय कंपनियां थी सर, उनको भी नुकसान पहुंचने की आशंका थी, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो चुकी थी और शेयर मार्केट भी उनका डाउन चला गया था, तो इसलिए उन्होंने इसको रिव्यू करने के लिए अभी होल्ड किया सर।
कहते हैं टैरिफ वार से भारत को फायदा है, यस सर। बताइए कैसे। सर इसका पहला कारण तो ये कि जो भारत के कॉम्पिटिटर्स है उन पर तुलनात्मक ज्यादा टैरिफ रेट आरोपित की गई है सर, तो उससे कंपैरेटिव बेनिफिट हमें मिल जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स से। अच्छा, कंपैरेटिव, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट उससे महंगे होंगे, सस्ते होंगे उनकी तुलना में सस्ते होंगे। उनकी तुलना में। टेक्सटाइल के ऊपर जैसे खास तौर पे बात करें, यस सर। भारत दूसरे देशों को रिप्लेस कर सकता है क्या? हाँ सर, टेक्सटाइल के फील्ड में स्कोप है। अभी वर्तमान में बांग्लादेश और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ही भारत के कॉम्पिटिटर है। तो मेन जरूरत है सर टेक्निकल अपग्रेडेशन की, क्योंकि बांग्लादेश में हम देखते हैं तो जो पर यूनिट्स है वहाँ मशीन्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है तुलनात्मक भारत की तुलना में। तो टेक्निकल अपग्रेडेशन से हम इसको बेहतर कर सकते हैं सर। चलिए सर, ठीक। नॉर्थ ईस्ट में पढ़े हैं आप सिलचर में। यस सिलचर कौन सी नदी के तट के ऊपर है? सर, बराक नदी के। ये उसके दक्षिण तट पे है या उत्तर तट पर? सर दक्षिण में है सर। आप विजिट किए हैं कभी बराक नदी के अंदर? अंदर नहीं सर, बट मैं ब्रिज से होके गुजरा हूँ। ओके, ये भारत में रहती है बराक नदी के नाम से, जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? सर ये मेघना कहलाती है बांग्लादेश में। उससे पहले सुरमा नाम। सुरमा नदी। Yes. ठीक है। ये 7 बहनें हैं, इनका भाई कौन है? सर सिक्किम को माना जाता है सर। ऐसा क्यों? उसको भाई की संज्ञा क्यों दी गई? सर इनके लिए 7 सिस्टर्स टर्म कॉइन कर दी गई थी। तो सिक्किम की भी परिस्थितियां लगभग इनके जैसी है, जनजातीय समुदाय और भौगोलिक परिस्थितियां भी। ओके, उनके- सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, Yes, सर। क्या जानते हैं आप इसके बारे में, और भारत के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? सर ये आसाम बॉर्डर पे और नेपाल, भूटान, तिब्बत के बॉर्डर पे पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा हिस्सा है, 15-20 किलोमीटर, जो भूसामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट इसके द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है। अभी ये बांग्लादेश के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लेकर के कोई एक स्टेटमेंट दिया है जो भारत के लिए बहुत नागवार गुजरा, और हमने काउंटर एक्शन भी शुरू किए हैं। क्या ये घटना से आप अवगत हैं? हाँ सर, मुझे स्टेटमेंट के बारे में आइडिया है। बताएं। उनका तो ये था कि सर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो लैंड लॉक्ड है और बांग्लादेश पर निर्भर है कनेक्टिविटी के लिए। बाकी इसके बदले में भारत ने जो कदम उठाए उनके बारे में मुझे भी नॉलेज। अच्छा, दुनिया का पहला पोलो क्लब कहाँ खुला था? सर सिलचर में। सिलचर को हमारे एक प्रधानमंत्री ने शांति का द्वीप कहा था, किन्होंने और क्यों? सर मैं एग्जैक्ट नाम तो मुझे इंदिरा गांधी जी ने कहा था। ये Okay, क्यों सर। कहा था ऐसा? सर इसका रीजन रहा होगा वहाँ की जो नेचुरल जो वहाँ पे शांति है, जो परिवेश है वहाँ का, उसके आधार पे सर। ये जो उत्तर पूर्वी भारतीय लोग हैं, इनकी खास बातें क्या हैं, और ये बाकी भारत के लोगों से किस तरीके से अलग हैं? सर सबसे पहला तो इनकी जो कल्चर है, इनके प्रति इनका बहुत ज्यादा लगाव है तुलनात्मक बाकी भारत से, और कल्चर के आधार पर ही इनकी अस्मिता है, और कल्चर के लिए इवन लड़ भी सकते हैं वो लोग, तो उसको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उसके अलावा जंगलों पर भी वो काफी निर्भर है आजीविका के लिए, और इंट्रोवर्ट उनका प्रकार है। अगर आप उनके बिहेवियर की बात करें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, हमारे इधर लोग एक्सट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं। उसके अलावा जो भाषा की जो विविधता है वो भी उधर काफी देखने को मिलती है सर। अहोम साम्राज्य, आपने नाम सुना है? यस सर। किधर था ये? सर ये आसाम में, उत्तरी आसाम में। क्या केवल आसाम तक था या पूरा नॉर्थ ईस्ट था? पूरा नॉर्थ ईस्ट था सर लगभग इसके लिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नॉर्थ ईस्ट का भी कोई कंट्रीब्यूशन रहा है क्या आजादी sir. के स्वतंत्रता संग्राम में? यस। कोई वहां के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता या नेत्री, इनके बारे में बताएं। सर एक नाम तो श्री गोपीनाथ बरदोली जी का है, जिनके नाम पे गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम भी। उसके अलावा एक रानी गेडिनल्यू नाम से एक पात्र रहे हैं। कौन थी ये रानी? ये सर सबसे यंगेस्ट वो रही है जिन्हें सजा मिली थी उस दौरान। इनका इंसिडेंस ध्यान में है आपको? यहाँ सर थोड़ा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी भूमिका रही है। तो इनिशियली इनका जो आंदोलन था सर, वो वहाँ की जो स्थानीय परंपराएं जो नष्ट हो रही थी और जो नशे के खिलाफ था, फिर धीरे धीरे ये भारत छोड़ो
सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा बन गई उनकी गतिविधियां। तो ये पता ओके, एक पॉलिसी है भारत की, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। है। यस सर। तो ये नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सर एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसका मुख्य एक्सिस ही नॉर्थ ईस्ट है। इसके तहत जो आसियान हब बनाने की योजना है गुवाहाटी को, फिर जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो भी नॉर्थ ईस्ट के लिए बेनिफिशियल है, उसी का पार्ट है। और थाईलैंड, म्यांमार और इंडिया का एक ट्राइलेटरल मार्ग बनाने की योजना है। उसके अलावा जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ समझौते भी किए गए हैं विभिन्न, चाहे वो सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए हो। तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा फायदा है सर। आप 4 साल नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं, यस सर। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि नॉर्थ ईस्ट भारत का एक स्वर्ग जैसा एरिया है जहां टूरिज्म की बहुत अपार संभावनाएं हैं, लेकिन आज तक वो उतना डिस्कवर भी नहीं कर पाए और एक्सेस भी नहीं कर पाए, जिसके कारण वहाँ के लोग हैं वो गरीब हैं या उनका उतना विकास नहीं हो पाया? क्या ऐसा लगा आपको वहाँ पे? यस सर। तो क्या ऐसी नीतियां भारत सरकार की रही कि हम नॉर्थ ईस्ट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाए? सर सबसे पहली कमी तो कनेक्टिविटी की रही कि लंबे समय तक कनेक्टिविटी बड़ा इशू रही वहाँ पे। रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क अभी भी वहाँ पे कम है, उसको विकास करने की जरूरत है। दूसरी सर उधर अलगाववादी प्रवृत्तियों के चलते बाकी शेष भारत में दिमाग में धारणा रहती है कि उधर सेफ नहीं है, शायद टूरिज्म के दृष्टिकोण से खतरा हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ पे। उसके अलावा जो ये अलगाववादी प्रवृत्तियाँ और जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको भी एड्रेस करने पे बल दिया जा रहा है सर। ठीक है सर, आप पूछिए। एनआईटी सिलचर से आप ग्रेजुएट हैं। एनआईटी सिलचर की स्थापना कब हुई? सर इसकी स्थापना 1973 में हो गई थी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से, लेकिन 2002 में इसे एनआईटी का स्टेटस दिया गया था। क्या ये कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है? यस सर। कब डिक्लेयर किया इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? सर अराउंड 2008 या 7 में जब एनआईटी एक्ट के तहत सर। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में आप जानते हैं कुछ? यस सर। क्या है ये? सर इसमें देश की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है उनको अलग अलग आधारों पर रैंकिंग दी जाती है। क्या क्या आधार, किन किन आधारों पर रैंकिंग दी जाती है? मतलब अलग अलग श्रेणियों में, जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उस ये कुछ कैटेगरी। तो एनआईटी सिलचर का रैंक क्या था उसमें टेक्निकल यूनिवर्सिटीज? सर अभी करंट तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, बट जिस दौरान में हुआ करता था तो 14 के आसपास टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में रैंकिंग रहा था। 14 ओके। मैकेनिकल इंजीनियर है और जब इंजीनियर को देखते हैं तो सोचते हैं कि क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव होगा, कोई भी व्यक्ति इंजीनियर है तो किस तरह की क्रिएटिविटी और इनोवेशन आप प्रशासन में लाना चाहते हैं? सर अभी जो सरकार की जितनी भी नीतियां है, जो मेजर्स है, अगर वो इफेक्टिवली उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है तो उनमें हम क्रिएटिव तरीके ढूंढ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरी हॉबी योगा है, तो अगर मुझे योगा प्रमोट करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो स्कूल्स में जो बच्चों को एक जो मनोरंजक गतिविधि होती है खेलों की, जैसे वृक्षासन सिखाना है तो पेड़ बनना, खेलना सिखा सकते हैं। और बड़ों को उनके जो साइंटिफिक बेनिफिट्स है उनसे अवेयर करके उनको अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इफिशिएंट बनाना है तो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर जो इरिगेशन सिस्टम है उसको अपनाने के लिए हमने प्रैक्टिकल चीज़ें डायरेक्ट उनसे संवाद करके किसानों से उनको मोटिवेट कर सकते हैं सर। उसके लिए प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए या प्रशासनिक सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए एआई का यूज किया जा सकता है? यस सर। कैसे? सर सबसे पहला यूज तो डाटा एनालिटिक्स में एआई का किया जा सकता है, जिससे कि हमें जो पैटर्न्स पता चले अलग अलग क्षेत्र में, चाहे फिर वो टेंडर जारी करने के हो और पॉलिसीज के रिजल्ट्स के हो। उसके अलावा जो सिटीजन्स का फीडबैक है उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं एआई के आधार पर। फिर जो एआई बेस्ड ड्रोन, सीसीटीवी होते हैं एआई इनेबल्ड, इनसे हम सर्वेलेंस और सिक्योरिटी सिस्टम को भी बेहतर कर पाते हैं सर। उसके अलावा जो डिटेक्शन है, चाहे फॉरेस्ट वनों का सर्वे हो, चाहे मिनरल्स का डिटेक्शन हो या बीमा के लिए फसल का सर्वे हो, उन सब में हम ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो सीवेज सिस्टम है उसमें हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार को भी सर कम करने में एआई का अच्छा खासा यूज हो सकता है। गुड। आपने सुना होगा आईओटी। ये आईओटी क्या होता है? सर आईओटी का मतलब है कि अलग अलग जो डिवाइसेज है उनको इंटरनेट के माध्यम से आपस में कनेक्ट करना, जिसमें उनका सबका अपना एक आईपी एड्रेस होता है।
तो उसके आधार पे हम एक सिंगल डिवाइस से उनको कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं सर। चलिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? सर थर्मोडाइनेमिक्स और चलिए। फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडाइनेमिक्स जो हीट ट्रांसफर है और वर्क और जो हीट में रिलेशन है कि कैसे हीट वर्क में कन्वर्ट होते हैं और वर्क को कैसे हीट में कन्वर्ट किया जाता है, इनसे रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस है। हीट क्या होती है? हीट सर एनर्जी की एक फॉर्म है जिसे हम टेम्परेचर के माध्यम से भी मापते हैं और वर्क में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं सर। अच्छा, हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस सर, ये हम सकते हैं? रेफ्रिजरेशन में देखते हैं सर। जो कंप्रेसर है वो वर्क कंज्यूम करके हीट ट्रांसफर करता है कोल्डर टू हॉटर साइड। तो रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन में फर्क होता है क्या कुछ? यस सर। क्या फर्क है दोनों में? सर हीट इंजन जो है हीट का यूज करता है और मतलब सर हीट इंजन जो है कोल्ड जगह को हीट सप्लाई करता है हॉटर साइड से, जबकि रेफ्रिजरेटर कोल्डर साइड से हॉटर साइड करता है और वर्क कंज्यूम करता है। चलिए, कुछ लास्ट क्वेश्चंस और पूछ लेता हूँ, बाकी ठीक है आपका। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? सर द्रव्यमान जो वेट एंड मास। यस सर, जो मास है वो कोई भी वस्तु है उसमें जो मैटर की क्वांटिटी है वो कितनी ये बताता है, जबकि जो वेट एक तरह का फोर्स है जो अर्थ के द्वारा उस पर लग रहा है। तो वेट जो है मास इनटू जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके बराबर होता है। तो यदि मान लीजिए मेरा द्रव्यमान 80 किलोग्राम है यस और मैं अगर मून पर चला जाता हूं तो मेरे द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर आएंगे? सर, द्रव्यमान तो सेम रहेगा और जो वेट है वो 1/6 कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे उसका गुरुत्वीय जो प्रभाव है 1/6 कम है चांद का। सर प्लीज। ये आपका अच्छा ड्रीम जॉब क्या है? सर मेरा ड्रीम जो भी है कि मुझे 21वीं सदी के जो महान सिविल सेवक है उनमें से एक बनना है सर। ओह, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका इंटरव्यू हुआ, आप जा सकते हैं।